नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस खास सफर में, जहां हम रूबरू होते हैं उन अनकही और अनसुनी कहानियों से जो अक्सर अंधेरे के साए में दबी रह जाती हैं। आज की कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आपबीती है जो दिखाती है कि कैसे नफरत और लालच इंसान को उस हद तक ले जा सकते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कहानी शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ दुआओं का असर होता है तो बद्दुआओं की भी अपनी एक काली दुनिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह खौफनाक किस्सा। यह बात करीब 3 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक खुशहाल परिवार, अविनाश, उनकी पत्नी नेहा और उनका 5 साल का बेटा आरव। अविनाश एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे और हाल ही में उनका तबादला उनके पुश्तैनी गांव के पास वाले शहर में हुआ था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। नया घर लिया गया था और गृह प्रवेश की खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुशी की धूप बहुत तेज होती है तो परछाइयां भी उतनी ही गहरी हो जाती हैं। गृह प्रवेश के ठीक तीसरे दिन से अविनाश के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जो इंसान अपनी पत्नी और बच्चे के बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह अब घंटों अकेले अंधेरे कमरे में बैठा रहता। नेहा को लगा कि शायद काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए उसने शुरू में ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि अविनाश बिस्तर पर नहीं है। वह उन्हें ढूंढते हुए ड्राइंग रूम में आई तो देखा कि अविनाश फर्श पर बैठकर दीवार से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज उनकी अपनी नहीं लग रही थी। वह बहुत भारी और डरावनी थी। जैसे जैसे दिन बीते, घर की फिजा बदलने लगी। आरव ने अचानक अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। वह रोते हुए कहता, मम्मी, अलमारी के ऊपर कोई बैठा है जो मुझे घूरता रहता है। नेहा ने जब भी अलमारी के ऊपर देखा, उसे वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन कमरे में एक अजीब सी सड़न वाली बदबू हमेशा महसूस होती थी, जैसे कोई चीज हफ्तों से सड़ रही हो। एक दोपहर जब नेहा किचन में खाना बना रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसे किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पलटी, वहां कोई नहीं था, लेकिन स्लैब पर रखा दूध का भगोना अचानक अपने आप उल्टा हो गया। दूध फर्श पर गिरा, लेकिन वह सफेद नहीं बल्कि गहरा लाल था, जैसे खून। नेहा की चीख निकल गई। उसने तुरंत अविनाश को फोन किया, लेकिन अविनाश ने फोन नहीं उठाया। शाम को जब अविनाश घर आए तो उनकी हालत और भी खराब थी। उनकी आंखें अंदर को धंस गई थीं और चेहरे का रंग पीला पड़ीडीटीएच गया था। उन्होंने आते ही नेहा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बिना किसी वजह के वे घर का सामान तोड़ने लगे। नेहा समझ चुकी थी कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मामला तब और बिगड़ा गया जब एक रात अविनाश ने नींद में ही नेहा का गला दबाना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रहे थे, इसे खत्म करना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। पीयूष, नेहा का भाई, जो उस दिन उनके साथ रुकने आया था, उसने बद्धी मुश्किल से अविनाश को काबू किया। अगले ही दिन पीयूष ने जिद की कि वे किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि उनके एक जानकार पंडित जी के पास जाएंगे, जो इन रहस्यों को समझते थे। जब वे पंडित जी के पास पहुंचे तो अविनाश वहां कदम रखते ही कांपने लगे। पंडित जी ने अविनाश के माथे पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक अविनाश के गले से एक औरत की चीख निकली, मैं इसे ले जाऊंगी, यह जगह मेरी है। पंडित जी ने हवन शुरू किया। जैसे जैसे अग्नि तेज हुई, अविनाश की हालत और खराब होने लगी। वे फर्श पर लौटने लगे। करीब 3 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद अविनाश शांत होकर गिर पड़े। पंडित जी ने बताया कि यह कोई साधारण साया नहीं था। यह एक मारण क्रिया थी, जो एक विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रिया होती है, जिसे किसी व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करने के लिए किया जाता है। पंडित जी ने एक तांबे के लोटे में पानी अभिमंत्रित किया और गंभीर आवाज में कहा, इस सब की जड़ तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर की नींव में या दहलीज के नीचे कुछ दबाया गया है। जब तक वह नहीं निकलेगा, यह क्रिया खत्म नहीं होगी। सब वापस घर आए। पंडित जी के बताए अनुसार जब मुख्य दरवाजे की दहलीज को खोदा गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक छोटे से लाल कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें मिली। अविनाश की एक फटी हुई शर्ट का टुकड़ा, आरव के कटे हुए नाखून,
ढेर सारा सिंदूर और एक गुद्दिया जिसके दिल वाली जगह पर बद्धी सी सुई चुभी हुई थी। सबसे बद्धा झटका तब लगा जब उस पोटली के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर अविनाश के अपने सगे छोटे भाई सुमित की थी, जिसे उसने अपनी शादी के वक्त खिंचवाई थी। सुमित, जो हमेशा अविनाश के साथ साए की तरह रहता था, वही इस काली करतूत के पीछे था। सुमित को कर्ज चुकाने के लिए वह पुश्तैनी जमीन बेचनी थी, जिसका हिस्सा अविनाश देने को तैयार नहीं थे। सुमित ने एक तांत्रिक को भारी रकम देकर अपने ही भाई पर यह तांत्रिक क्रिया करवाई थी, ताकि अविनाश की दिमागी हालत खराब हो जाए और वह रास्ते से हट जाए। उसे लगा था कि वह कभी पकद्धा नहीं जाएगा। अविनाश अब ठीक है, लेकिन वह घाव जो अपनों ने दिया वह शायद कभी नहीं भरेगा। उन्होंने वह घर छोड़ दिया और अब कहीं और रहते हैं, लेकिन आज भी अमावस की रातों में उन्हें वह सड़न वाली बदबू कभी कभी महसूस होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहर के दुश्मनों से तो हम लाडच सकते हैं, लेकिन जब घर के अंदर ही कोई वार करने लगे तो इंसान टूट जाता है। तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू न सिर्फ किसी की जान ले सकते हैं, बल्कि यह करने वाले को भी विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और खौफनाक किस्से आपके लिए लाते रहें, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रह सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की आहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी भी कोई ऐसी कहानी है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें।